नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। देश में पिछले वर्ष 5G नेटवर्क के लॉन्च के बाद 6G की ओर कदम बढ़ाया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया और 6G टेस्ट बेड और CBUD ऐप को भी लॉन्च किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष और पवित्र है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, भारत के पास दो प्रमुख शक्तियां हैं, ट्रस्ट और स्केल। अगर ये दो शक्तियां न हो तो हम कोने कोने तक नहीं पहुंच सकते। आज का भारत डिजिटल रिवॉल्यूशन के अगले कदम की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश है। सिर्फ 120 दिन में 120 दिनों में ही 125 से अधिक शहरों में 5G रोल आउट हो चुका है। देश के लगभग 350 जिलों में आज 5G सर्विस पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 5G रोल आउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं। और ये भारत का कॉन्फिडेंस दिखाता है। आज हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी सामने रखा है। ये अगले कुछ वर्षों में 6G रोल आउट करने का बड़ा आधार बनेगा। साथियों, भारत में विकसित और भारत में सफल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आज विश्व के अनेक देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। 4G और उससे पहले भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक यूजर था, कंज्यूमर था। लेकिन अब भारत दुनिया में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का बड़ा एक्सपोर्टर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार का बजट बुधवार को पेश किया गया। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने 2023 के लिए 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दिल्ली में 29 नए फ्लाईओवर, ब्रिज, अंडरपास बनाए जाएंगे। 3 नए डबल डेकर फ्लाईओवर भी बनेंगे। ये प्रोजेक्ट अगले साल नहीं 10 साल में पूरे होंगे। आनंद विहार और सराय कालेखां में वर्ल्ड क्लास ISBT भी बनेगा। इसके अलावा द्वारका में भी ISBT डेवलप किया जाएगा। वहीं यमुना सफाई के लिए भी 6 एक्शन प्लान को भी बजट में शामिल किया गया है। ये बजट है साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने के लिए। अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में पिछले बजट्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए गए। वो इन्वेस्टमेंट्स जारी रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन ये वाला बजट है जो साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, कैपिटल सिटी है हमारी। लोग आए तो उनको लगना चाहिए कि एक महान देश की राजधानी में गए हैं। उसके लिए इस बार इस बजट में देयर इज अ ह्यूज इंफ्रा पुश, बहुत बड़ा पुश दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को। लगभग 21,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किए जाएंगे इस बजट में। 2014-15 में जब जो बजट था वो 30,940 करोड़ का था। आज 8 साल के बाद जो बजट है वो 78,800 करोड़ का बजट है। ये इसी वजह से हुआ क्योंकि दिल्ली में अब एक ईमानदार सरकार है,
जो रेवेन्यू के लीकेजेस हैं उनको प्लग किए गए, जो एक्सपेंडिचर के लीकेजेस हैं उनको प्लग किया गया। देश 7% की रेट पे तरक्की कर रहा है, दिल्ली 9% के रेट पे तरक्की कर रही है। तो दिल्ली देश से ज़्यादा तेजी से तरक्की कर रही है। ये दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में पोस्टर दिखाई दिए जिस पर मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लिखा हुआ था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 138 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए, मैं आपको वो पोस्टर दिखाना चाहता हूं जिसपे एफआईआर हुई है, और ऐसे लाखों पोस्टर अलग अलग पार्टियां पूरे देश में लगाती हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नफरत फैलाने वाले पोस्टर भाजपा के लोग लगाते हैं, क्या वो दिल्ली पुलिस को नहीं दिखता है? ये मोदी हटाओ देश बचाओ, ये कौन सा ऐसा पोस्टर या बैनर है जिसको लेके आप 100 एफआईआर कर रहे हैं? ये तो पागलपन की पराकाष्ठा है, तानाशाही का चरम है। मतलब ये पोस्टर मोदी हटाओ देश बचाओ, इस पोस्टर पे 100 एफआईआर, हद हो गई है। 2014 से पूरा देश एक ही बात कह रहा है, मोदी लाओ देश बचाओ, मोदी लाओ देश बचाओ। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार में घिरे हुए लोग हैं, जिन पे जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये कहते हैं मोदी भगाओ देश बचाओ। तो याद रखिए, मोदी देश के सर्वमान्य नेता है, विश्व के सर्वमान्य नेता है, और आपके भ्रष्टाचार का जवाब देश की जनता देगी। आपकी ये घबराहट, ये छटपटाहट जो आप दिल्ली पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए कि चोरों की तरह छुप के रात को पोस्टर लगाने की जरूरत क्या थी। अगर आप में दम था, अपना नाम लिखते, प्रिंटर्स का नाम लिखते और बताते कि हाँ ये पोस्टर हमने लगाए, तो ये आपकी छटपटाहट ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर कोई आवाज न उठे इसलिए विपक्ष की आवाज को ही खत्म कर दो, पूरे देश के अंदर चौतरफा हर तरह से लोकतांत्रिक आवाज के दमन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में एक 100 बार नहीं 1000 एफआईआर आप करवा लीजिए। कल से जंतर मंतर पे मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा गूंजेगा और ये पूरे देश में जाएगा। आपको जितनी एफआईआर करानी है, जितने आपके मुकदमे करने हैं, जितनी गिरफ्तारी करना है, आप करवा लीजिए। लेकिन अब देश आपकी तानाशाही को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। अब कोई उम्मीद नहीं बची है कि आप सुधार करें। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कुछ यही आलम आम आदमी पार्टी का है। आप एक पोस्टर लगवाते हो बिना नाम के, और जब एफआईआर होती है तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल जी, और कानून के तहत पोस्टर जब आप लगाते हो, आपको लगाने का अधिकार है, लेकिन उस पोस्टर के अंदर किसने लगवाया उसका नाम होना चाहिए, निवेदक जो है उसका नाम होना चाहिए। पोस्टर जिसने छापा है, प्रिंटर का नाम, उसका नाम होना चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में छापा है वो क्वांटिटी का उल्लेख होना चाहिए। ये कानून कहता है, लेकिन कानून तो आप मानते नहीं, इसलिए आपने पोस्टर लगवा दिया। अगर हिम्मत है ना तो पोस्टर में अपना नाम लिखो और बताओ जनता को कि आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है और नरेंद्र मोदी को गाली दे रही है, क्योंकि आपको मालूम है अगर आप मोदी जी को गाली देंगे तो आप जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए आपने नाम ही नहीं डाला। हिम्मत है, नाम डालिए, और कानून अपना काम कर रहा है उसको करने दीजिए, बेचारा पॉलिटिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। वक्त हो चला है फिलहाल एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। अमेठी में सारस और आरिफ की दोस्ती सुर्खियों में आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव मिलने पहुंचे थे। अब वन विभाग ने सारस को समसपुर पक्षी विहार रायबरेली भेज दिया है, जिस पर अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, मेरे मिलने के बाद बीजेपी वालों ने सारस को छीन लिया। सारस का संरक्षण केंद्र इटावा में बन रहा था, वो भी बीजेपी वाले छीन ले गए। पर्यावरण के लिए बीजेपी वाले कुछ नहीं करेंगे, लोग सारस को कैद कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलते हैं उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया
क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिनाए इसलिए, केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थी और संख्या बढ़ गई, वो पड़ोसियों के घर चली गई थी, और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? ये केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिल करके आ गया। वहीं प्रदेश के पर्यटन मंत्री और G20 समिट को लेकर भी अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए। सुनिए। मुझे याद है कानपुर में जब समाजवादी पार्टी के विधायक से मैं मिलने गया, सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले, लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो इसका क्या संदेश जा रहा है? ये न केवल आम लोगों के दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, ये पेड़ पंछियों के भी दुश्मन हैं। अभी जो कार्यक्रम हुआ था इन्वेस्टमेंट मीट, इन्होंने पेड़ नहीं लगाया, पेड़ों को काटा छाटा, पेड़ उड़ा करके फेंक दिए। जो गमले लगाए वो सूख गए, चोरी हो गए, और बीजेपी के लोग ही चोरी कर ले गए। ये जितने गमले चोरी हुए सब बीजेपी के लोग चोरी करके ले गए। इस उत्तर प्रदेश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, पर्यटन मंत्री नहीं हैं। पर्यटन मंत्री कब दूसरे के साथ पर्यटन कर लेंगे पता ही नहीं आपको। पहले भी पर्यटन कर चुके हैं वो, अगर याद हो आपको, तब आप नौकरी में नहीं रहे होगे। और वो पर्यटन कब करेंगे? मैनपुरी से पर्यटन मंत्री ने समाजवादी पार्टी को जिताया, तो मैं होश ही नहीं है कहीं। अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी से मिला हुआ था पर्यटन मंत्री। ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन बोल दें, क्या पता, हमारे पत्रकार साहब ने गुस्सा दिला दिया तो बोल दिया। मैं ये चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को फिनलैंड भेज दिया जाए, तो कम से कम वो नीचे आ जाएगा, हम ऊपर हो जाएंगे। सिंपल बात है। कोलकाता दौरे से वापस आए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हमारे सहयोगी प्रियम पाठक की रिपोर्ट देखिए। इसके लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। एक तरफ जहां विपक्ष पूरा एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कवायद में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी भी अपनी रणनीति बना रही है। और विपक्ष एकजुट होने के लिए अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश से कोलकाता पहुंचे। वहां पर बाकायदा 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर क्या रणनीति हो, इसको लेकर चर्चा की गई। और जब वापस लखनऊ आए तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल जो है वो खराब हुआ है। महंगाई लगातार चरम पर है, पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो आसमान को छू रहे हैं। जो आम लोग हैं वो अब परेशान है, सरकार इसका हिसाब दे। जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है, बेमौसम बरसात हुई है, उसकी वजह से किसानों को काफी इससे नुकसान हुआ है और सरकार को चाहिए कि उन सभी किसानों की सरकार मदद करे। आज हम सभी लोग इस बात का केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना हुआ है। सरकार केवल हवाई बातें कर रही हैं। इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर भी अखिलेश यादव ने साफ तौर पर सरकार पर हमला बोला और उन्होंने सरकार के अंदर जो कार्य हो रहे हैं उसको लेकर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा करी। पर्यटन को लेकर किस तरीके से प्रदेश के अंदर जो है कमी आ रही है, इसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं जिक्र किया। और साफ तौर पर एक लक्ष्य रहा कि सरकार पर हमला किया जाए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से अब जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से परेशान हो चुके हैं। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में सत्ता संभाले हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 1 साल पूर्ण होने जा रहा है। इस 1 साल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निर्णय से राज्य की जनता को विकास की योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया है। सीएम के रूप में पुष्कर सिंह धामी रहे हैं, कई निर्णय लिए हैं जो धाकड़ धामी के रूप में उनकी पहचान बना चुके हैं। हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा की रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड की धामी सरकार अपना 1 साल पूर्ण कर चुकी है और 1 साल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने युवा नेतृत्व के जरिए उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने धाकड़ निर्णयों से उत्तराखंड को विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम किया है और ये समझा जा सकता है चाहे नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो या फिर दूसरे राज्य के विकास से जुड़े जो महत्वपूर्ण विषय थे जिसपे कैबिनेट के जरिए उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम किए, तो वो इस बात का प्रमाण है कि धाकड़ धामी सिर्फ धाकड़ धामी कहे नहीं जाते हैं बल्कि धरातल पर अपने निर्णयों का इंप्लीमेंट करते हुए भी नजर आते हैं। चाहे यूसीसी कानून का जो वायदा उन्होंने चुनाव से पूर्व में किया था उसे चुनाव के बाद तुरंत लागू करने का काम उनकी तरफ से किया गया और उत्तराखंड राज्य आज अपने इन्हीं निर्णयों के कारण देश के दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है। कैमरामैन हसना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करने में अहम भूमिका निभाने वाली एएनएम कार्यकर्ताओं को बुधवार को नियुक्ति पत्र दिए। हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा की ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सेवक सदन में आज रोजगार सृजन मेले का आयोजन किया गया जिसमें एएनएम यानी महिला स्वास्थ्य से जुड़ी जो महिला कार्यकर्ती थी, जो एएनएम कार्यकर्ती थी जिन्होंने परीक्षाएं पास की थी, उनको आज नियुक्ति पत्र देने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। 824 ऐसी महिलाओं को मुख्यमंत्री की तरफ से नियुक्ति पत्र देने का काम किया गया ताकि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ हो सके। मुख्यमंत्री ने इन महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कहा कि वो राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर भूमिका यहाँ पर निभा सकती है, राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने का वो काम कर सकती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य बेहतर काम करता हुआ नजर आ रहा है और उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होती नजर आ रही है। कैमरामैन हसना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। कानपुर में धन परिवर्तन करने का दबाव डालने पर केस दर्ज किया गया है। हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम की रिपोर्ट देखिए। कानपुर में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। ताज़ा मामला कानपुर के जूही थाना क्षेत्र के ईसाईपुरवा का है, जहां पर एक महिला ने एक युवक पर आरोप लगाया है कि युवक और उसकी पत्नी लगातार उस पर दबाव बना रही है कि वो धर्म परिवर्तन कर ले और उसका जो धर्म है ईसाई धर्म उसमें शामिल हो जाए। इसके लिए लगातार जो महिला है, पीड़ित महिला, वो पुलिस के शिकायत भी करने गई थी लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद वहां पर बजरंग दल पहुंचे हैं और बजरंग दल के इस पूरे मामले में हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपी युवक और उसकी पत्नी दोनों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो पीड़ित महिला थी उसका साफ तौर पर आरोप था कि जो बंटी नाम का युवक है और उसकी पत्नी है उसको कई महीनों से लगातार लालच दे रहे थे कि अगर उसको ईसाई धर्म में आ जाती है तो उसको 1 लाख रुपए कैश और उसका मकान बनवाया जाएगा और साथ ही साथ जो उसके बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी करवाई जाएगी। जिसके बाद वो जो पीड़ित महिला है वो पुलिस के शिकायत कर रही थी लेकिन पुलिस मामले में सुनवाई नहीं कर रही थी, लेकिन बजरंग दल ने इसमें जब हस्तक्षेप किया तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो दोनों आरोपी हैं वो अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए लगातार पुलिस जो है वो दबिशें दे रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच में अब क्या सामने आता है। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वाइस। सुल्तानपुर में बुधवार को अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को रौंद दिया। हमारे सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। बदस्तूर जारी है। आपको बता दें, ताजा मामला चांदा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की तत्काल मौत हो गई और 2 लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। आपको बता दें, इलाज के दौरान 55 वर्षीय प्रधान यादव की मौत हो गई, जबकि 24 वर्षीय दीपक पांडे को लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। प्रशासन को जब इसकी जानकारी हुई तो आनन फानन में मौके पर डीएम और एसपी जिला अस्पताल पहुंचे और विधिक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वाइस के लिए। गंगा की स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड वाटर डे पर राजधानी लखनऊ के एमिटी विश्वविद्यालय में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं को पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग, प्ले एंड स्किड, ओपन माइक सेशन आदि तमाम प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से गंगा की स्वच्छता और अविरलता को लेकर जागरूक करने का प्रयास किया गया। जबकि नमामि गंगे की टीम की तरफ से गंगा शपथ भी दिलाई गई। लखनऊ वर्ल्ड वाटर डे पर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे कहते हैं बूंद बूंद से भरे सरोवर, उसी तरह इस तरह के कार्यक्रम, एक कार्यक्रम कुछ रिजल्ट लाएगा, फिर और कार्यक्रम, फिर और कार्यक्रम,
और अभी हमारे वाटर कैप्टन्स बने हैं, फिर वो इस तरह से एक चेन बनेगी जो आगे इस अवेयरनेस को फैलाते जाएंगे। और निश्चित रूप से स्टूडेंट्स जो एडोलेसेंट्स हैं, जो यंग एडल्ट्स हैं, जब उनको इस चीज़ के लिए हम अवेयर करते हैं तो हमारी 2-3 पीढ़ी, उनके माँ बाप, वो खुद और उनके आने वाली जनरेशन, 3 पीढ़ी एक साथ सेंसिटाइज होती है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी नमामि गंगे प्रोग्राम का मिस्टर रमेश मिश्रा जी का, जो इतने कमिटेड हैं, इतने भावुक हैं गंगा के प्रोग्राम को लेके, और गंगा जिसकी हमारे कल्चर में, हिंदू कल्चर में पूजा की। देखिए, ये जो कार्यक्रम है अवेयरनेस का है, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौजवान हैं, इन लोगों को वास्तव में जो प्रॉब्लम है गंगा का या स्वच्छता का, बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है लोग। तो आज के कार्यक्रम से कम इतना हुआ कि इनमें वो अवेयरनेस डालने की कोशिश की गई। लेकिन मैं खुश इसलिए हुआ कि यहाँ के बच्चे काफ़ी अवेयर हैं पहले से भी, और जो उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से जो थॉट्स दिए हैं कि हाँ, पॉल्यूशन या गंगा स्वच्छ जल का महत्व, या जल को किस प्रकार से कंजर्व करना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से बताया है। और इसका उनको एक प्रोत्साहन मिला है। और यहाँ के जो स्टाफ हैं, उनके जो स्टूडेंट वेलफेयर डीन या जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, इन लोगों ने जो बच्चों को अपनी टीचिंग दी है, जो इनकरेज किया है, वो भी बहुत अच्छा है। और निश्चित रूप से ये हम लोगों में कॉन्फिडेंस आया। मुझे तो जो आने पे लगा कि जो मुझे अविश्वास सा था कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों में, वो मुझे देखने को मिली, बच्चे अवेयर हैं। तो ऐसे लोगों को अब ज़रूरत है कि गवर्नमेंट लेवल से प्रोत्साहित किया जाए, और उन लोगों का योगदान, क्योंकि वो करना चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास, तो प्लेटफॉर्म उनको दिया जाए। यही मेरी मिशन से गुजारिश है आज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।